प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, स्वयं प्रकाश जी की अभी हाल ही में पिछले वर्ष मृत्यु हुई है और चूँकि यह पुस्तक पहले की लिखी हुई है इसलिए इसको अपडेट नहीं किया गया है। क्लियर? 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, अर्थात समकालीन कहानी के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास भी चर्चित रहे। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जिनमें प्रमुख हैं पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इत्यादि। मध्यवर्गीय जीवन का वर्णन स्वयं प्रकाश जी द्वारा किया गया है। इसके साथ ही इनकी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना भी है। सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हैं। सांप्रदायिक, लिंग और जाति के आधार पर हो रहे भेदभावों के खिलाफ भी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। रोचक किस्सा कोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। वाचिक परंपरा का क्या अर्थ है? जिनको सुनाया जा सके। अब सबसे पहले आते हैं इस पाठ में क्या चर्चा की गई है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, अर्थात जो देश है वो केवल सीमाओं से घिरे हुए भाग का नाम नहीं है, केवल भूमि का एक टुकड़ा मात्र नहीं है। देश बनता है उनमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने वाले लोगों से। और वे सभी लोग जो इन सारी चीज़ों की समृद्धि का प्रयास करते हैं वही सच्चे देशभक्त हैं। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। इसका एक प्रमुख चरित्र है कैप्टन चश्मे वाला, जिसको कहा गया है। वह एक बहुत देशभक्त व्यक्ति है और वो उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो देश के लिए कोई बहुत महान कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। ये कहानी यह भी कहती है कि देशभक्ति केवल बड़े ही नहीं कर सकते हैं, इस को निभाने में बच्चे भी पीछे नहीं रहते हैं। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहाँ पर एक चरित्र है हालदार साहब, जो किसी कंपनी में काम करते होंगे और हर 15वें दिन एक निश्चित स्थान से गुजरते थे, एक कस्बे से गुजरते थे। अब सबसे पहले समझें कि कस्बा क्या है। देखिए, आगे एक्सप्लेन किया गया है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान थे वहाँ पर, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। कस्बा होता है शहर से छोटा और गांव से बड़ा स्थान। शहर की अपेक्षा कम विकसित, परंतु गांव की अपेक्षा अधिक विकसित। कुछ मकान थे, बहुत ज़्यादा पक्के मकान नहीं थे, और बाज़ार के नाम पर एक ही बाज़ार था वहाँ पर। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा और एक ठो नगर पालिका थी। तो इतनी सारी चीज़ें कस्बे में सुविधा के रूप में उपलब्ध थीं। कौन कौन सी? एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था,
2 ओपन एयर सिनेमा घर थे और एक नगर पालिका भी थी। अब नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, उसके कुछ निश्चित कार्य हैं। क्या क्या कार्य करती थी? कभी कोई सड़क बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन आयोजित करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के प्रमुख बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब यहाँ पर शहर उसी कस्बे को कहा गया है जिसमें ये सारी सुविधाएं निश्चित थीं। अब नगर पालिका इतने सारे तो कार्य कर ही रही थी, इसके साथ ही उसने नगर के मुख्य चौराहे पर, नगर अर्थात वही कस्बा, उसके मुख्य चौराहे पर एक प्रतिमा अर्थात मूर्ति लगवा दी। किसकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अब जैसे पाठ का भी नाम है ना, नेताजी का चश्मा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही कहा गया है, ये आपको पता है। ठीक, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पैराग्राफ से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले इस पैराग्राफ को समझें, फिर मैं बताती हूँ कि किन 2 क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले बात है यहाँ पर उस मूर्ति के बनने के पीछे का इतिहास क्या रहा होगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। पहला अनुमान क्या लगाया गया कि हो सकता है कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना हो, या हो सकता है कि अच्छी मूर्ति की जो लागत आती है उसके लिए जो इस बजट का प्रयोग किया जाता है उतना बजट ना रहा हो नगर पालिका का, तो किसी अच्छे मूर्तिकार को मूर्ति देने के बजाय उसने क्या किया, उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल कोई ऐसे व्यक्ति का नाम नहीं है जो सच में रहा होगा, एक अंदाज बनाया गया, एक अंदाज लगाया गया कि मोतीलाल हो सकता है उसका नाम हो, या उदाहरण के लिए दे दिया गया। ठीक है, तो 2 कारण हुए। पहला कि हो सकता है अच्छे मूर्तिकार की जानकारी ना हो, और दूसरा कि हो सकता है कि जो मूर्ति को बनाने का बजट रहा हो नगर पालिका का वो कम रहा हो। तीसरा और हो सकता है कि हो सकता है कि नगर पालिका उस चौराहे पर मूर्ति लगाना चाह रही हो, लेकिन आप जानते हो ना कि सरकारी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, कुछ भी काम करने के लिए बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है। तो हो सकता है कि ऊहापोह का क्या अर्थ है? ऊहापोह का अर्थ है सही निर्णय न ले पाना, चिंता के कारण सही निर्णय न ले पाना। ठीक है, तो हो सकता है कि नगर पालिका निर्णय न ले पा रही हो, ऊहापोह की स्थिति हो और काफ़ी समय उसका चिट्ठी पत्री में अर्थात पेपर वर्क में बर्बाद हो गया हो। तो हो सकता है ये सारी समस्याएं नगर पालिका को फेस करनी पड़ी हों। एक और हो सकता है कि बोर्ड की हो सकता है कि शासन की जो अवधि है वो समाप्त होने वाली हो, तो जल्दबाजी में मूर्ति बनाई गई और इसीलिए उस कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को ये काम दे दिया गया। ठीक है, पहला तो ये मूर्ति का इतिहास रहा। दूसरा है जिसने महीने भर में मूर्ति पटक देने का विश्वास दिलाया। अब यहाँ पर पटक देने का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बोर्ड में कि पटक देने का, मूर्ति को बनाकर पटक देने का क्या अर्थ है? देखिए, पटक देने का अर्थ है बिना बेमन के कार्य करना, बिना मन के कार्य करना। बिना मन के कार्य करना, भाई एक कार्य तो हम करते हैं जो हमारे मन के अनुकूल होता है, हमें बहुत अच्छा लगता है, रुचिकर होता है, लेकिन एक कार्य ऐसा होता है जो
हम बिना मन के करते हैं, किसी के कहने पर करते हैं, किसी प्रेशर में आकर करते हैं। तो उस ड्राइंग मास्टर के लिए मूर्ति बनाना ऐसे ही बिना मन वाला कार्य था, जिसे उसे मजबूरीवश पूरा करना ही था, क्योंकि नगर पालिका का आदेश था। तो पटक देने का क्या अर्थ हुआ? बिना मन के कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। अब मूर्ति का देखो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि मूर्ति कैसे बनाई गई। तो संगमरमर अर्थात मार्बल की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट शैली में बनी हुई मूर्ति थी। अब बस्ट शैली होती क्या है? बस्ट शैली होती है टोपी से लेकर और कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई वाली मूर्ति। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। कमसिन अर्थात कम उम्र के। फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते हैं। अब ये चूंकि नेताजी के प्रसिद्ध नारे हैं, इसलिए उनको देखकर ये स्वतः ही याद आ जाते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। कौन सा प्रयास? मूर्ति को बनाने का। केवल एक चीज की कसर थी, कसर अर्थात कमी, जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी मूर्तिकार से कि वह नेताजी का चश्मा बनाना ही भूल गया था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब ये क्या कहानी है कि चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था? जनरली आप देखते हो ना कि जिस पत्थर की मूर्ति है, उसी पत्थर का चश्मा भी बना दिया जाता है उस व्यक्ति का जिसकी मूर्ति बनी है। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। अब ये बड़ी विचित्र बात थी कि जो मूर्ति थी उस पर पत्थर का चश्मा ना होकर एक सचमुच का चश्मा पहनाया गया था, जो चौड़े काले फ्रेम का था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित किया मतलब ध्यान से देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक का क्या अर्थ है? आश्चर्य भरी। अब आश्चर्य किस चीज़ का हुआ उन्हें? कि संगमरमर की मूर्ति पर रियल चश्मा, सचमुच का चश्मा जो पहना हुआ था, इस बात को देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। रियल मतलब सचमुच का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, क्योंकि कुछ अलग उन्होंने आज देखा था, और जब भी हम कुछ अलग देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में वही बात चलती रहती है। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाएगा। कौन सा प्रयास? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, लेकिन उस कमी को दूर करने के लिए उस कस्बे के नागरिकों ने उन्हें सचमुच का चश्मा पहना दिया था, क्योंकि नेताजी का जो व्यक्तित्व है वो उस चश्मे के बिना पूर्णतः अधूरा है। हमने जितनी भी नेताजी की फ़ोटो देखी होंगी, उसमें हमने उन्हें कभी बिना चश्मे के नहीं देखा। तो इसका अर्थ है कि उनका जो व्यक्तित्व था वह उस चश्मे के बिना अधूरा था। और मूर्तिकार को देखिए, कितनी विचित्र बात है, चूँकि उसने बिना मन के काम किया था, इसलिए वह नेताजी के व्यक्तित्व की जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, चश्मा, उसे ही बनाना भूल गया था। लेकिन हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय अर्थात प्रशंसनीय लगा था। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कह रहे हैं कि मूर्ति जैसी भी बनी हो, उस मूर्ति की सुंदरता का अर्थ नहीं है, अर्थ है उस भावना का, नेताजी के प्रति उस भाव का, जिसकी वजह से यह मूर्ति बनाई गई। एक देशभक्ति का ही भाव रहा होगा, और हालदार साहब उस देशभक्ति की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि आधुनिक युग में देशभक्ति जो है वो एक मजाक की चीज़ बन गई है। अर्थात देशभक्त का हर जगह मजाक उड़ाया जाता है। लोगों की मानसिकता में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है।
मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। अब चूंकि चश्मा मूर्ति पर पत्थर का तो था नहीं, तो वो चश्मा अगली बार जब हालदार साहब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि वो चश्मा बदल चुका था। पहले चौड़े फ्रेम का लगा हुआ था चश्मा, अब गोल फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है। तो उन्हें बड़ा ही कौतुक आश्चर्य हुआ कि ये भी अच्छी बात है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा उसका बदलता रहता है। ये भी उनके लिए एक नई बात थी। तीसरी बार वहाँ से गुजरे, फिर नया चश्मा। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, दुर्दमनी अर्थात जिसे दबाया ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, कौतूहल अर्थात आश्चर्य। तो एक नियम बन गया था हालदार साहब का कि उस चौराहे से गुजरते थे, पान खाते थे और मूर्ति पर ध्यान ज़रूर देते थे। एक बार बड़ा ही उनका जो आश्चर्य था, वे उसे दबा ना पाए और उन्होंने उस पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? तो नेताजी के चश्मे हर बार बदले हुए देखते थे। तो उन्होंने पान वाले से इसका कारण पूछ लिया। पान वाले के मुंह में पान ठुसा हुआ था। पान वाले का चरित्र भी अक्सर आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर कैप्टन चश्मे वाला करता है। और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर क्या बोला कि ये सारे काम जो है वो कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो सबसे पहले पान वाले का चरित्र देखिए कि उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता था, काले रंग का मोटा व्यक्ति था, खुश मिजाज था अर्थात हमेशा खुश रहता था। और हालदार साहब के प्रश्न को सुनकर उसे आंखों ही आंखों में बड़ी हंसी आ गई और उसकी तोन थिरकी और पीछे मुड़कर उसने पहले पान थूका और उसके बाद उसकी लाल काली बत्ती से दिखाकर वह बोला कि ये सारे काम जो है वो कैप्टन चश्मे वाला करता है। अर्थात एक नए कैरेक्टर की एंट्री हुई, कैप्टन चश्मे वाला। क्या करता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी समझ नहीं पाए। कोई गिराक आ गया समझो, गिराक अर्थात ग्राहक, कस्टमर, ठीक है। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसने मूर्ति वाले को दे दिया, उधर दूसरा बैठा दिया। अब हालदार साहब को कुछ कुछ बात समझ में आई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। तो पान वाले ने एक अजीब तरह से परिचय दिया कैप्टन चश्मे वाले का, जिसका उन्होंने हालदार साहब ने एक सारांश निकाला कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसको नेताजी के बगैर चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, शायद उसे आहत करती है। आहत करती है अर्थात कष्ट देती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। तो इसलिए वो अपनी छोटी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। चश्मे वाला था, बहुत सारे उसके पास चश्मे रहते थे, एक चश्मा नेताजी को फिट कर देता था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और अगर उसे वही चश्मा चाहिए जो नेताजी के लगा हुआ है, तो वो क्या करता है कि मूर्ति पर लगा हुआ चश्मा नेताजी की मूर्ति से उतार लेता है और उस ग्राहक को दे देता है, लगभग क्षमा मांगते हुए, और दूसरा फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। वाह भाई, क्या खूब आइडिया है। ने थालदार साहब जो थे वो बड़े ही प्रसन्न हुए कैप्टन के इस काम से। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? एक बात लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे थे अभी कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, मतलब नेताजी का सचमुच का चश्मा जो मूर्ति के साथ जुड़ा होना चाहिए वो कहाँ चला गया। इस बात को वो बार बार नहीं समझ पा रहे थे कि नेताजी की मूर्ति क्या चश्मे के बिना भी कोई बना सकता है।
जिसने भी नेताजी को देखा होगा वो ये बात कैसे भूल गया कि नेताजी के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा था चश्मा। और यदि वह इसे भूल गया है तो इसका मतलब उसके मन में नेताजी के प्रति कोई भी सम्मान नहीं है। यह नेताजी के चश्मा पाठ का पहला भाग था। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।